एक क्वेश्चन लिखो. With reference to society, during Rig Vedic age, consider the following statements. Consider the following statements. Statement 1. The society was classified on the basis of profession, or occupation, and not on the basis of birth. Not on the basis of birth. Second statement. The occupation had then become hereditary. Had then become hereditary. Next. The members of the same family took same profession and thus belonged to same varna. Right? Okay. Which of the statements given below are correct? Given above, are correct. Choose the correct answer by using the codes given below. Option A, 1 and 3 only. Option B, 1 only. Option C, 2 and 3 only. And option D, 1, 2 and 3. नोट कर लिया सबने? आंसर बताओ. एक दूसरे का सुन के नहीं. हाँ?
वर्ण सिस्टम बाद में आया था। तो मैं मना ही नहीं कर रही स्टेटमेंट 1 के लिए। अच्छा, ऑनलाइन वालों ने अटेम्प्ट किया? यस मैम। ओके, क्या आंसर है बताओ? मैम ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। वेरी गुड, नेक्स्ट। और कौन कौन है ऑनलाइन में? सभी अपना अपना आंसर बताओ। Read the question carefully and read all statements carefully. All statements carefully. हो गया डिस्कशन? हाँ प्रियंका। अच्छा, 50-50 हो गया। अच्छा, तो पहले चलो एक काम करते हैं, पहले सोसाइटी लिख लेते हैं। आई होप 100% आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है। अब क्या बताऊं, समझ तो गई। मैं अभी भी बोल रही हूँ, एक बार स्टेटमेंट पढ़ो दोबारा से। मतलब अब देखो, यूपीएससी ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। कल थोड़ा समझा था। ओके, 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद mentioned Varna system to organize the society, right? And according to that Varna system, society was divided into 4 Varnas, 4 sections of the society, 4 classes of the society, 4 Varnas. अब नाम तो आपको पता ही है कौन कौन से वर्ण थे, राइट? ऑब्जेक्टिव वाज टू ऑर्गेनाइज द सोसाइटी। क्लियर? ओके। For that organization, they divided the society into 4 on the basis of occupation. On the basis of occupation, profession, skill, सब एक बात। On the basis of occupation, profession, skill. आपके क्वेश्चन में क्या है? फर्स्ट, on the basis of profession. Okay, अब समझना। When they divided the society on the basis of profession, right? That means जिसके पास जो स्किल है, उस स्किल के अकॉर्डिंग, प्रोफेशन के अकॉर्डिंग उनको किसी एक वर्ण में फिक्स कर दिया जाए, राइट? ठीक है।
जिस टाइम पे ये ऑक्यूपेशन बेस्ड सोसाइटी ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है, वो इसीलिए की गई ताकि जो स्किल्स हैं वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके, सोसाइटी में प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन, नॉलेज, सर्विसेज, असिस्टेंस, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग ग्रुप को असाइन कर दी जाए, राइट? ठीक है, तो बिफोर द वर्ना सिस्टम, आप खुद इमेजिन करो, जिस भी फैमिली में अगर कोई एक प्रोफेशन होता है, ऑक्यूपेशन होता है, अगर आपकी फैमिली में कोई भी बिजनेस पर्सन है, ठीक है, तो क्या होता है, जनरली बच्चों को बिजनेस करना सीखना नहीं होता, सीखना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि घर पे खाते वक्त, चाय पीते वक्त बातें होती रहती, तो बहुत सारी चीजें क्या होती है, उनको समझ में आती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कहीं ना कहीं वो जो ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, नॉलेज, स्किल, वो क्या होती है, ट्रांसफर हो रही होती है फ्रॉम द चाइल्डहुड, राइट? ठीक, अभी तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, देन दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, ऑर्गेनाइज मीन्स ऑक्यूपेशन बेस पे अब वर्ण होंगे, ठीक है, बट चेंज हो सकता है वर्ण, चेंज हो सकता है वर्ण। नाउ टेल मी, चेंज होने की और ट्रांसफर किसी दूसरे वर्ण में शिफ्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी % होती है अगर ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन बेस्ड ऑर्गेनाइज हो जाए सोसाइटी? देन रेयर होता, कम होगी, चांसेस कम होंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वो स्किल है, ऑक्यूपेशन है, जिसे वो फ्रॉम द चाइल्डहुड सीख रहा है, गेटिंग दिस? अब वो सीख कुछ और रहा है बचपन से, और बड़े होने के बाद ही डिसाइड्स कि मुझे शिफ्ट करना है। शिफ्ट करने के लिए भी तो ऑक्यूपेशन होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए। तो वो केस कौन सा हुआ? रेयर केस हुआ। लेकिन बाउंडेशन नहीं थी, यू कैन शिफ्ट योर वर्ण इफ यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग एल्स। सो अगर वहां पे 10 लोग हैं एक फैमिली में, 10 में से कोई एक शिफ्ट कर रहा है, 9 के लिए क्या है ऑक्यूपेशन, 9 का ऑक्यूपेशन क्या होगा? सेम होगा। अब जब ऑक्यूपेशन फ्रॉम फादर सन के पास ट्रांसफर हुआ, ठीक है, तो वो कौन सा, कैसा ऑक्यूपेशन हो गया? नॉलेज जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जब ट्रांसफर होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट्स, नॉलेज, स्किल, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है ना, होती है ना, खुश हो गए सारे, है ना? तो उसे क्या कहते हैं? हेरिडिटरी राइट बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो ऑक्यूपेशन जैसे सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई, जैसे ही ऑर्गेनाइज हुई, ये पता चला कि नाउ यू आर इन दैट वर्ण, ठीक है, और ज्यादा कॉन्शियस हो गए अपने स्किल के लिए, अपने ऑक्यूपेशन के लिए। और फादर भी तो असिस्टेंस चाहता है ना अपने बच्चों से, तो वो क्या करेगा? बचपन से ही हेल्प लेगा ना अपने बच्चों की। रेयर केस होगा कि कोई उसमें से कोई एक ऐसा होगा जो कहे कुछ भी कर लो, मेरा दिमाग नहीं चलना, लड़ना है मुझे, लड़ना है बस, ठीक है, तो उसको बोले जा तू क्षत्रिय बन जा। दैट इज डिफरेंट थिंग। वो क्षत्रिय बन जाएगा, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो स्किल तो होंगी जो उसने बचपन से सीखा। इट मीन्स व्हाट? Once the society organized according to the occupation, that means the occupation become hereditary automatically, it become hereditary. And yes, in later Vedic period, when the shift of the varnas become restricted, तब क्या हुआ? तब ये
ट्रांसफर ऑफ, मतलब ये जैसे ही बंद हुए, वो जो हेरिडिटरी था वो हेरिडिटरी ही रहा, लेकिन अब सिर्फ एक चेंज हुआ है कि अब आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, अब आपकी इच्छा नहीं है, नाउ यू आर बाउंड। और अब उसमें क्या होगा, बिकॉज अब वो बाउंड हो गए, willingly unwillingly they will have to learn that skill, right? और उसी में एक्सपेरिमेंट करने हैं, उसी को इम्प्रोवाइज करना है और उसी में प्रोग्रेस करनी है। हेरिडिटरी कोई भी चीज तभी हो जाती है जब वो फ्रॉम फादर सन के पास ट्रांसफर होती है। अब उसमें स्किल भी हो सकती है, उसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है। गेटिंग दिस? अब स्टेटमेंट पढ़ो। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ना। थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, पढ़ो, जोर से पढ़ो। हाँ, तो इसमें क्या गलत है बताओ? आप सेकंड स्टेटमेंट को लेके कंफ्यूज थे, थर्ड में क्या गलती है? हाँ, अच्छा, अब कोड्स देखो। कोड्स को लेके अगर कंफ्यूजन होता तो 1 एंड डी में, ए और डी में होना चाहिए था आपको। यस और नो? क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। बस यही करना है यूपीएससी में, थोड़ा सा ध्यान, ठीक है? क्योंकि इजी क्वेश्चन हो सकता है, बहुत लकी हो, इजी स्टेटमेंट देखते ही आंसर टिक, ठीक है, और आंसर भी करेक्ट, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है यूपीएससी है तो सारे टफ देगा। इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट क्वेश्चंस भी होंगे, डिफिकल्ट वन भी होंगे। ये डिफिकल्ट है, ठीक है? अब क्योंकि कल हमने थोड़ा सा सोसाइटी को डिस्कस किया था तो मैंने सोचा आज क्लास थोड़ी सी इंटरेस्टिंग की जाए, ठीक है? क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, एट द एंड में आंसर सॉल्व करना है। सो वी नीड टू लर्न हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्लियर? चलो, मैम करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अब मैंने आंसर बता दिया, अब बताओ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन क्या है? तीनों स्टेटमेंट डिस्कस हो गए, बताओ अब क्या हुआ? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना? यस। ऑप्शन डी। ओके मैम। हाँ, ये इतना रेयर मार्क की 9 में से एक ही डाटा 4 एग्जांपल तो उसे बर्थ डेट बनाने की क्या जरूरत है, जब हम पहले से लेवल की हो रहा बर्थ डेट की कर दिया। क्यों कंफ्यूजन हो गया? सी, हेरिडिटरी मीन्स व्हाट? कोई किसी भी राइट का, किसी भी स्किल का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर वन। वंस इट वाज डिसाइडेड लाइक ऑक्यूपेशन बेस्ड, आप इस वर्ण में हो, बट यू कैन शिफ्ट, राइट? किस में हेरिडिटरी? बाय बर्थ लिख देते, हाँ, तो फिर उसमें क्या गलत होता? तब क्या प्रॉब्लम थी? चलो अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, फिर क्लियर करेंगे, ठीक है? एक दो क्वेश्चन और दूंगे, ठीक है? चलो, ऑक्यूपेशन बेस्ड, प्रोफेशन और स्किल बेस्ड सोसाइटी। अब खुद सोचो, अगर कोई सोसाइटी ऑर्गेनाइज हुई है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, on the basis of profession, that means now the rights will be transferred to the next generation, skills will be transferred to the next generation, और जैसे ही कोई भी skill next generation में transfer हुई, that means now the skill become hereditary.
इसका एक्सट्रीम एंड मोर एडवांस्ड जो फेज था वो कब सामने आया? इन द लेटर वैदिक पीरियड. अगर मैं यहां पे एक वर्ड ऐड कर देती लेटर लास्ट में सेकंड स्टेटमेंट में, तो आप और ज्यादा इजीली उसको क्रैक कर पाते. राइट, चलो अब नोट्स बनाओ. सोसाइटी, वैदिक. आप पता है क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? क्योंकि आप प्रोफेशन और वर्ण उन दोनों को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो. देयर आर टू टर्म्स इन द सेकंड स्टेटमेंट. ऑक्यूपेशन बिकम हेरिडिटरी, नॉट द वर्ण. हाँ, क्या हेरिडिटरी क्या हुआ? ऑक्यूपेशन. लेटर वैदिक में हेरिडिटरी राइट क्या हुआ? वर्ण. समझे? ये डिफरेंस है. चलो आगे लिखो. सोसाइटी, वैदिक. The 10th mandal of Rig Veda mentioned for the first time about the Varna system, about the Varna system, which was based on the concept of Prajapati Brahma. According to that Varna system, the society was divided into 4 Varnas. Society was divided into 4 Varnas on the basis of ऑक्यूपेशन, स्किल और प्रोफेशन. तीनों टर्म लिख दो, कंफ्यूज नहीं रहना. The objective behind the Varna system was to organize the society was to organize the society so that the responsibilities can be distributed among all. नोट पॉइंट लिखो. The Varna system improvised helped in help लिखो. The Varna system helped in improvising and advancement
of the skills right, because skills were transferred from one generation to the next one from one generation to the next one. तो अब अलग अलग फैमिलीज की ही आइडेंटिटी बनने लग गई. ऑक्यूपेशन क्या बन गया? सिंबल ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द फैमिली. कंप्लीट फैमिली की एक आइडेंटिटी का सिंबल बन गया. गेटिंग दिस? सेकेंड स्टेटमेंट क्लियर हुआ? सेकेंड स्टेटमेंट में ऑक्यूपेशन वर्ड पे फोकस करो, प्रोफेशन वर्ड पे फोकस करो. अगर यहाँ पे वर्ण लिखा होता तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाती. ठीक है, क्योंकि ये जो था एक्सट्रीम लेवल. वर्ण एकदम हेरिडिटरी कब हुआ कि वर्ण हेरिडिटरी मींस वर्ण अब चेंज नहीं होगा, अब वही रहेगा. ये जो एक्सट्रीम लेवल आया था ये आया था लिटर वैदिक में. अभी ऑक्यूपेशन हेरिडिटरी हुआ. कुछ चांसेस थे चेंज होने के, पॉसिबल थे चेंज होना. ठीक है, ऐसे. चलो नाउ लिखो नेक्स्ट पैराग्राफ. इन लेटर वैदिक पीरियड, हाँ नोट कंप्लीटेड. नेक्स्ट पैराग्राफ. इन लेटर वैदिक पीरियड, अंडरलाइन करो इसे. इन लेटर वैदिक पीरियड the Varna system witnessed a drastic change according to the change the transfer or shift from Varna become restricted. Become restricted. That means Varna system become birth based system. Birth based, not the occupation based. It become birth based. So that was the society. और from ऋग्वेदिक लेटर वैदिक में क्या चेंज आया? बर्थ बेस्ड हो गया. पहले वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, अब क्या हो गया? बर्थ बेस्ड हो गया. राइट, ओके. अब इसका बेनिफिट लिखो, नोट पॉइंट लिखो. The restriction on the change of Varna resulted into restriction on change of Varna resulted into various groups of high skills emerged in the society. और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, resulted into emergence of highly skilled groups in the society. Right? अब क्या हुआ? क्योंकि restricted हो गया, बाउंड हो गए, एंड जैसे ही बाउंड हुए वैसे क्या हुआ?
अलग अलग ग्रुप क्रिएट हो गए, अलग अलग फैमिलीज, ठीक है, अलग अलग ग्रुप क्रिएट हो गए सेम स्किल वाले, ठीक है, और उसी में अब वो और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट और एडवांसमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये हुआ जन। अब देखो, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ वर्ना सिस्टम विच आई प्रोवाइडेड, ये पॉजिटिव साइड है। अगर इसका दूसरा साइड देखें, दूसरी थियरी देखें वर्ण सिस्टम की, राइट, विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रजापति ब्रह्म, the another side of Varna system concept of Prajapati Brahma and see Prajapati Brahma, Prajapati Brahma, who was the Prajapati Brahma? According to Vedic people, the Prajapati Brahma was the creator of this world or creator of human being. That means the creator. Prajapati Brahma was the creator, जिसने इंसानों को बनाया, क्रिएशन की, ठीक है। अब देखो एक बात सोचो, सोसाइटी के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता कौन है? कौन बनाएगा? लोग बनाएंगे। सब लोग बनाएंगे? कौन बनाएंगे? जो या तो रिस्पेक्टेड होंगे या जिनके पास नॉलेज बहुत होगी। अब ये दोनों चीज किसके पास थी? ब्राह्मण्स के पास थी। और अगर उन ब्राह्मण्स को किसी ऐसे ग्रुप का सपोर्ट मिल जाए जिसके पास पावर हो, पॉलिटिकल अथॉरिटी हो, तो क्या हो जाएगा? वो जो रूल उन्होंने बनाया फॉर द सोसाइटी, नाउ इट इज ऑथोराइज्ड। ऑथोराइज्ड हो गया ना? दैट मीन्स द वर्ना सिस्टम वाज imposed by the ब्राह्मण क्लास, राइट। अब उन्होंने, अब एक बात बताओ, अगर किसी भी सोसाइटी में कोई भी अगर कोई नया कॉन्सेप्ट लेकर आता है, नई थियरी लेके आएगा, तो उसके पीछे कोई लॉजिक बताएंगे ताकि लोग उसे एक्सेप्ट कर लें। कौन चाहेगा कि उनको डिवाइड किया जाए, कैटेगराइज किया जाए, ठीक है। हालांकि इसकी पॉजिटिव साइड बहुत अच्छी है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होना वाज गुड, राइट, बट द थियरी ऑफ वर्ना सिस्टम हैविंग बैकअप, और एक बैक सपोर्ट जो जिसे कहते हैं, वो बैक सपोर्ट था दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रजापति ब्रह्म। ये थियरी दी गई, कॉन्सेप्ट दिया गया कि ये जो वर्ण सिस्टम है ये किसके अकॉर्डिंग बनाया गया है? ये प्रजापति ब्रह्म के अकॉर्डिंग बनाया है। प्रजापति ब्रह्म जो क्रिएटर हैं, ठीक है, उनके मुख से, फ्रॉम हिज माउथ द ब्राह्मण्स आर इमर्ज्ड। अब मुंह का काम क्या होता है? ज्ञान बांटना, ठीक है, पॉजिटिव है सोचो, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट? द ब्राह्मण्स have been given the responsibility to teach, right? क्या पढ़ाएंगे? उस टाइम पे क्या था? वेद थे, वैदिक नॉलेज थी, तो वही नॉलेज आगे बढ़ानी है, ठीक है। फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्म, हु इमर्ज्ड? क्षत्रिय, राइट। फ्रॉम द थाइज ऑफ द ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्म, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग बोन, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा वर्कलोड, राइट, किस पे होता है? थाइस पे होता है। सो द वैश्य वर्ण was immersed, and from the feet of the Brahma, who immersed? शूद्र वर्ण, क्योंकि उनके ऊपर सबसे, अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा भार किसके ऊपर है? पैरों पे, फीट पे। क्यों? क्योंकि वो पूरी बॉडी का वेट संभालता है, राइट। और शूद्र वर्ण में किसको रखा गया? जो तीनों को असिस्ट करें,
जो तीनों को असिस्ट करे, सबऑर्डिनेट्स, असिस्टेंट, राइट। अब जब असिस्ट करेंगे तो तीनों के साथ होंगे ना, समझ रहे हो आप? तब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ये जो कहते हैं अनटचेबिलिटी वाली बात नहीं थी ये। जब असिस्ट करेंगे किसी के प्रोफेशन में, मतलब असिस्ट कैसे करते हैं, उनके साथ रह के ही असिस्ट करेंगे ना। डिवीजन था, ऑक्यूपेशन बेस्ड था, बाद में ऑक्यूपेशन भी बर्थ बेस्ड हो गया, वर्ण भी बर्थ बेस्ड हो गए, लेकिन ये नहीं था कि तुम छोटे ये बड़े। क्या था? अब जो असिस्ट करेगा वो तीनों वर्ण के साथ रहेगा ना, राइट। अब ये कॉन्सेप्ट जैसे प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वो लोग बिलीव तो करते थे गॉड में, सबने इसको एक्सेप्ट कर लिया। दैट कॉन्सेप्ट वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल, और फिर इस डिवीजन के लिए सब राजी हो गए, डिवीजन हो गया लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड हो गया, बर्थ बेस्ड हो गया, सारे ऑक्यूपेशन, सारे वर्ण बर्थ बेस्ड हो गए। ऑक्यूपेशन बर्थ बेस्ड तो पहले भी हो गया था, लेकिन अब क्या हो गया? वर्ण बर्थ बेस्ड हो गया। अब जैसे ही वर्ण बर्थ बेस्ड हुआ, कुछ थेरीज कहती हैं कि जो हाईएस्ट जो वर्ण थे और जो दो हायर वर्णास थे, लाइक द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, they realized that the social status which we are enjoying should be remain with our future generations. कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जनरेशन में से कोई नालायक निकल जाए, वो काम नहीं करे, फिर उसका ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उसका वर्ण चेंज हो जाए। सो द राइट्स शुड बी केप्ट विद अस। तो उन्होंने क्या किया? वर्ण सिस्टम को क्लोज कर दिया, रिस्ट्रिक्टेड कर दिया। अब चाहे इकोनॉमिक कंडीशन जो भी हो, लेकिन सोशल स्टेटस फिक्स कर दिया, राइट। ये चेंज हुआ लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। अब लेटर वैदिक पीरियड से ही, तभी से अब इसके नेगेटिव इफेक्ट सामने आने लगे धीरे धीरे। अब क्या होने लगा? अब एक क्लास को अगर बहुत ज्यादा सोशल रिस्पेक्ट मिलेगी, राइट, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे अदर जो 3 क्लासेस हैं उनको अपने से कम समझने लगेंगे। अब क्षत्रिय वर्ण तो फिर भी थोड़ा हैंडल कर लेते, बिकॉज दे वर पावरफुल, दे वर हैविंग राइट्स, राइट। तो वो क्या करते थे? वो दोनों जो ऊपर ऊपर वाले ग्रुप वाले थे, वो दोनों साथ में चलते थे, somehow they managed their position। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा लगता था किसको? हाँ, किसको लगना चाहिए? वैश्य वर्ण को सबसे ज्यादा बुरा लगता था। वाई? शूद्र वर्ण को पता था हम तो वैसे भी असिस्ट कर रहे हैं, हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, हम बोलेंगे तो भी कोई नहीं सुनेगा। सबसे ज्यादा गुस्सा किसको आता है? गुस्सा उसको आता है जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बाकियों से अच्छी हो, लेकिन फिर भी सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिले। समझ रहे हो? अब देखो चेंज, देखो सोसाइटी में कैसे हुआ। जैसे ही प्रोफेशन फिक्स हुआ, वर्ण फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, अब क्या हुआ? स्किल्स बिकम मोर एडवांस्ड, कंपटीशन आया, राइट, कंपटीशन आया। अब हर कोई ये चाहेगा ना कि हमारे पास जो स्किल है, हमारा जो ऑक्यूपेशन है, वो बाकी ऑक्यूपेशन से ज्यादा बेटर होना चाहिए, हम ज्यादा अर्निंग करें, हम ज्यादा अर्निंग करें, ठीक है। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? जितने भी ग्रुप्स थे अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले, उन्होंने अपना अपना एक ऑर्गेनाइजेशन अलग बना लिया, अपना अपना इंस्टीट्यूशन सेटअप कर लिया। अपना अपना इंस्टीट्यूशन सेटअप करना मतलब जैसे फार्मर्स यूनियन होती है, हाँ, और कौन कौन से यूनियन देखी है आपने, सुनी है? हाँ, ट्रेड यूनियन होती है, ट्रेड यूनियन होती है,
नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी, और ट्रेड में भी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड वालों की अपनी अलग अलग यूनियन होती है। ये सिस्टम कहाँ से आया? ये सिस्टम लेटर वैदिक पीरियड से आया, बिकॉज अलग अलग ऑक्यूपेशन, अलग अलग स्किल वाले लोगों ने अपनी अपनी यूनियन बना ली। अब यूनियन बनाई, उस यूनियन को नाम दिया गया गिल्ड सिस्टम, राइट? क्या नाम दिया गया? गिल्ड सिस्टम और श्रेणी, गिल्ड और श्रेणी सिस्टम, राइट? फॉर एग्जाम्पल, ज्वेलरी बनाने वाले जितने भी थे एक पर्टिकुलर एरिया में, उन सब ने अपनी यूनियन बनाई, उन सब ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और उस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला गया? दैट वाज नोन एज गिल्ड और श्रेणी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन बन गया। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाया उन्होंने? क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका? कोई स्किल है, कोई ऑक्यूपेशन है, सेम ऑक्यूपेशन वाले लोग कोई इंस्टीट्यूशन क्यों बनाएंगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाएंगे? ताकि उनका जो स्किल है, ऑक्यूपेशन है, और ज्यादा प्रोग्रेस करे। प्रोग्रेस कैसे करता है बताओ? कोई भी चीज है, उसके प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज चाहिए? कोई भी फाइनल गुड है, ठीक है, उसके पूरी प्रोसेस में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? टेल मी। रॉ मटेरियल चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, फिर अनस्किल्ड लेबर की भी जरूरत होती है ना? फिर क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी चाहिए होती है। और चलो फाइनल गुड प्रिपेयर हो गया, अब मार्केट में वो बिकना भी चाहिए, सेल होनी चाहिए, उसकी प्रॉफिट आना चाहिए, इतनी सारी चीजें। तो उन्होंने क्या किया? अलग अलग ऑक्यूपेशन वाले लोगों ने अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और वो ऑर्गेनाइजेशन क्या 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 बोला गया उन ऑर्गेनाइजेशन को? गिल्ड और श्रेणी। गिल्ड और श्रेणी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुई? रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, रॉ मटेरियल कहां से लाया जाए कि इजीली अवेलेबल हो जाए और कॉस्ट भी कम हो, कम प्राइसेस में, अच्छी क्वालिटी। अब एक तो अकेला एक इंसान या कोई एक फैमिली मेंबर, ठीक है, अ मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ 10, समझ लीजिए, अगर फैमिली बेस्ड पर अगर देखे तो कोई एक फैमिली मेंबर गया अपने लिए रॉ मटेरियल लेने, क्वांटिटी कितनी होगी? लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है। 1000 फैमिलीज का ग्रुप है, सेम स्किल, सेम ऑक्यूपेशन, उसके लिए रॉ मटेरियल लाने जाएंगे, क्वांटिटी कितनी होगी? ज्यादा। क्वांटिटी ज्यादा, प्राइसेस कम। तो गिल्ड का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ? रॉ मटेरियल अवेलेबल कराना है कम प्राइसेस में, अच्छी क्वालिटी में, ताकि सबको कैसा पड़े? सबका मार्जिन बढ़ जाए। हाँ, then they used their skills, they used the shudra class, right, or to assist them, right? ट्रेड में और भी असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। तो क्लोज किसके हैं? वैश्य वर्ण क्लोज किसके है? शूद्र वर्ण के क्लोज है, राइट? अच्छा, अब क्या हुआ? जैसे जैसे कॉस्ट कम हुई, कॉस्ट में तो कटिंग हो गई, अब वो क्या कर रहे हैं? अब मार्केट सर्च कर रहे हैं। मार्केट कौन सर्च कर रहा है? गिल्ड। अब जो स्किल्ड लेबर उसमें लगा हुआ है, अनस्किल्ड लेबर लगा हुआ है, उनकी सिक्योरिटी किसके पास है? गिल्ड के पास। अब जब कोई भी फाइनल गुड है उसको सेल करने के लिए मार्केट में जाएंगे, जहां बनाएंगे वहीं बिक जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। मार्केट ऐसा होना चाहिए कि दे कुड गेट मोर बेनिफिट, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे? थोड़ा दूर भी चले जाएंगे सामान बेचने। अब दूर जब जाएंगे तो किस चीज की जरूरत है? सिक्योरिटी की। रास्ते में कहीं ऐसा ना माल को कोई और ही उठा ले जाए, है ना? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कौन अरेंज करेगा? हाँ, गिल्ड विद द हेल्प ऑफ क्षत्रिय। अब बताऊंगी हेल्प क्यों करेंगे क्षत्रिय।
ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी इतना समझो, कौन अरेंज कर रहा है सारा? गिल्ड, उनका ऑर्गेनाइजेशन, उनका इंस्टीट्यूशन अरेंज कर रहा है। ठीक है, अब वो जहां जा रहे हैं रास्ते में खाने पीने सारी चीजों का अरेंजमेंट कौन कर रहा है? मेनली गिल्ड। जितने लोग लगे हुए हैं उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कौन फिक्स कर रहा है? गिल्ड कर रहा है। अब समझ गए गिल्ड का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था। अब जब ये सारे काम होंगे तो कोई भी ऑक्यूपेशन जो भी आपके माइंड में है वो कैसा होगा? पहले से ज्यादा बेटर। क्यों? क्योंकि अब वो ऑक्यूपेशन ही ऑर्गेनाइज हो गया। और अब सोचो, जितने भी स्किल्स थे, जितने भी प्रोफेशन थे, जितने भी ऑक्यूपेशन थे, अगर उन सब की अलग अलग श्रेणीज हो तो, और बनी अलग अलग ऑक्यूपेशन की अलग अलग रीजन में श्रेणीज बनी। राइट? अब आप वो एटमॉस्फेयर इमेजिन करिए, आप वैदिक पीरियड में जाएं, ठीक है, ट्रेवल इन द टाइम, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए, जहां देखोगे वहीं जो भी ऑक्यूपेशन नजर आ रहा है, जो भी स्किल आपको नजर आ रही है, वो क्या है? कहीं ना कहीं किसी श्रेणी से कनेक्टेड है, अलग अलग रीजन की श्रेणीज। राइट? मान लीजिए ये पूरा रीजन है, ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में अलग गिल्ड वर्क काम करती है, यहाँ पे अलग गिल्ड है, सेम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं हम अभी, ठीक है, ये अलग अलग। अब क्या कर रहे हैं तो ये अलग अलग रीजन में, बट क्योंकि इनकी स्किल्स एक हैं तो ये क्या है? कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हो सकता है ये जो श्रेणी हो इसके आसपास रॉ मटेरियल ज्यादा हो और यहां पे मार्केट ज्यादा हो। सो इनकी क्या है रिस्क? इनकी मजबूरी है एक दूसरे से कनेक्ट होना। सो दे वर लोकेटेड ऑन डिस्टेंसेस बट कनेक्टेड विद ईच अदर। तो जैसे ही कुछ भी गड़बड़ हुई इन श्रेणीज के साथ तो क्या होगा? सबसे बड़ा खतरा क्या होगा? अगर इनमें से नाराज किया किसी को तो क्या होगा? अगर इन सारों ने एक साथ हड़ताल कर दी तो किसी भी एक जरूरी चीज का प्रोडक्शन रुक जाएगा, पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा। राइट? सिस्टम, सोसाइटी का पूरा सिस्टम इम्बैलेंस। राइट? अब देखो, देवर कनेक्टेड विद शूद्रास बट क्षत्रिय क्लास वुड हैव टू लिसन टू देम केयरफुली। बहुत ध्यान से उनकी बात सुननी पड़ती थी उनको। क्यों? बिकॉज दैट वर्णा was paying taxes। क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में ऋग्वैदिक पीरियड में क्या था? ऑफरिंग्स दी जाती थी टू शो द ग्रेटिट्यूड। ऑफरिंग्स में अपनी इच्छा से जो कुछ भी है उसमें से थोड़ा बहुत दे दिया। बट इन लेटर वैदिक पीरियड चेंज क्या हुआ? ये क्या था? अकॉर्डिंग टू देयर विल। राइट? लेटर वैदिक पीरियड में जैसे ही बर्थ बेस्ड राइट फिक्स हुए, जैसे ही पोजीशन फिक्स हुई, उन्होंने कहना शुरू कर दिया, ओके नाउ आई एम हैविंग द राइट्स, आई एम द किंग एंड you all are responsible to give me a part of your earning, a part of your earning। अच्छा, इसका बताओ, इसका मतलब क्या क्या होता है इसका? पार्ट ऑफ अर्निंग, बताओ। जो अर्न कर रहे हैं उसमें से एक हिस्सा, उसमें से एक भाग। Getting this? So now in the later Vedic period, भाग become compulsory and भाग means what? जो कुछ भी आप अर्न कर रहे हो, जिस भी प्रोफेशन से अर्न कर रहे हो, उस प्रोफेशन से जो आपने अर्न किया उसका एक पार्ट आपको देना होगा। इट इज कंपल्सरी नाउ, इट बिकम भाग। देखो, उन्होंने इक्वल नहीं रखा किसी के लिए टैक्स।
देखो कितने समझदारी से डिसाइड किया। अगर वो सेम अगर अमाउंट फिक्स कर देते सबके लिए तो क्या अच्छा होता। अब एक ज्वेलरी मेकर है, उसके पास तो अर्निंग ज्यादा है, हाँ, लेकिन जो आयरन मेटल पे काम करता है मेटल काम, मेटल वाला वर्क, ठीक है, एक गोल्ड का काम करता है और एक आयरन का काम करता है, अर्निंग में डिफरेंस है कि नहीं है। तो सेम टैक्स अगर फिक्स कर देते तो सोसाइटी में दिक्कत आती ना। उन्होंने क्या किया, आप जिस भी प्रोफेशन से अर्न कर रहे हो, जितना अर्न कर रहे हो उसका एक पार्ट आपको देना है, अपनी अपनी अर्निंग के अकॉर्डिंग, जैसे इनकम टैक्स में स्लैब्स बनती हैं, समझ गए। सो इन द लेटर वैदिक पीरियड इसकी इंपॉर्टेंस कम हुई और इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। दैट मीन्स अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन बिगन फ्रॉम लेटर वैदिक पीरियड। अच्छा अब सुनो, अब क्योंकि वैश्य वर्ण टैक्स पे कर रहा है किसको, क्षत्रिय क्लास को, राजा को, राइट, अर्निंग उसकी ज्यादा अच्छी है। अब जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्ट्रांग होगी लेकिन उसे सोसाइटी में पोजीशन 3rd नंबर की मिलेगी तो उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा, उसे सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा। क्यों, क्योंकि पे भी तो वही कर रहा है, इकोनॉमिकली है भी अच्छा, टैक्स भी पे कर रहा है, बट ही इज नॉट एंजॉइंग द राइट स्टेटस। सो इन लेटर वैदिक पीरियड जो वैश्य वर्ण थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू किया, ठीक है, एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ सोसाइटी में आफ्टर सम टाइम, ठीक है। एंड 600 BCE वाज द टाइम जब पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सिटीज बहुत ज्यादा डेवलप हो गई। सिटीज तो डेवलप होंगी ना बिकॉज ऑफ द ट्रेड नेटवर्क, इतना स्ट्रॉन्ग गिल्ड सिस्टम होगा, इतना स्ट्रॉन्ग मतलब श्रेणी सिस्टम होगा, ठीक है, स्किल बेस्ड, तो मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छी होगी, ठीक है, और मार्केट भी बनेंगे, और मार्केट बनेंगे तो क्या होगा, सिटीज भी होंगी, और सिटीज होंगी तो क्या होगा, अर्बन कल्चर आएगा। और ये जो टाइम पीरियड है 600 BCE, that is known as the second urbanization of Indian subcontinent. First urbanization was Indus Valley, second urbanization 600 BCE. अब जैसे ही इम्बैलेंस हुआ सोसाइटी में, ठीक है, बिकॉज ऑफ वैश्य वर्ण, अब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होगी बताओ, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होगी, क्या होगा, वो हद से नाराज होंगे तो किसको होनी चाहिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, बोलो। अगर वैश्य वर्ण नाराज होता है सोसाइटी में तो किस वर्ण को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हाँ? तीनों में से किसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, नाराज है, किससे, किसको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी, हाँ? ब्राह्मण में। ब्राह्मण को क्यों होगी, चलो अपने अपने लॉजिक्स, तो ब्राह्मण को क्यों होगी प्रॉब्लम, less importance in the later Vedic period Bali was given less importance in the later Vedic period. It was replaced by Bhag. भाग, अब इसके ब्रैकेट में लिखो पार्ट ऑफ अर्निंग,
पार्ट ऑफ अर्निंग, ब्रैकेट क्लोज। समझ गए? बलि वॉज रिप्लेस्ड बाय भाग। ऐसा नहीं था कि बलि बिल्कुल ही बंद कर दिया था, लेकिन उसको बहुत कम इंपॉर्टेंस दिया गया। ठीक है, चलो अब लिखो। फोर असेंबलीज ऑफ वैदिक पीरियड। हाँ, अलग हेडिंग। असेंबलीज ऑफ वैदिक पीरियड। लिखो सभा, हेडिंग, सब हेडिंग सभा, एरो बनाओ। सिलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ट्राइब। सेकंड, समिति, समिति SAMITI, समिति। All members of the tribe, including women, third one is Gan, GANA, Gan, GANA, Gan। हाँ, वो जन है, that was जन। ये गण, गण एंड विदाथा, विदत, VIDATHA, विदत और विदाथा। 4 असेंबलीज थी, 4 टाइप ऑफ असेंबलीज वर देयर, राइट? ठीक है, कौन कौन सी थी? सभा, समिति, गण एंड विदत। अब एक लाइन लिखो आगे। There are very less information about Gan and Vedat. Sabha and Samiti were important assemblies in Rig Vedic period. In later Vedic period, Sabha was having more importance than Samiti. अब डिफरेंस क्या है? ऋग्वेदिक पीरियड में किंग का इलेक्शन होता था। इलेक्शन कौन करेगा? पूरी ट्राइब। पूरी ट्राइब कौन सी असेंबली की मेंबर थी? कौन सी असेंबली में पूरी ट्राइब मेंबर थी बताओ? अभी लिखा है ना, समिति में। समिति में नहीं लिखा ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग वुमेन। दैट मीन्स व्हाट? कि 4 असेंबलीज में से किंग को कौन इलेक्ट करता था पहले? मेनली समिति, राइट? बट सिलेक्शन होने के बाद जो डिसीजंस होते थे, जो सजेशंस होते थे किसी भी डिफिकल्ट टाइम में, किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में, तो किंग किससे सलाह लेता था? सभा से। सभा से। सिलेक्टेड मेंबर्स वर देयर। सिलेक्टेड मेंबर्स मींस सिलेक्टेड मेंबर्स मतलब कुछ लोग जो या तो नॉलेज में बहुत ज्यादा अच्छे हों, फिजिकली मेंटली स्ट्रांग हो, उनको सभा में रखा गया। ठीक है, बट इन लेटर वैदिक पीरियड
Sabha, that assembly, Sabha, was enjoying more rights than Samiti. Samiti की importance down हो गई. क्यों हुई ऐसा? क्यों हुआ ऐसा बताओ? समिति की इंपॉर्टेंस डाउन क्यों हुई लेटर वैदिक पीरियड में? सभा की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई लेटर वैदिक पीरियड में. व्हाई? कॉमन सेंस. मैम वर्ण सिस्टम. बिकॉज ऑफ वर्ण सिस्टम, बिकॉज द राइट्स बिकम हेरिडिटरी. किंग की पोजीशन ही हेरिडिटरी हो गई. अब उनको इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है. इलेक्शन की जरूरत नहीं है पूरे ट्राइब की से आपको कोई एक्सेप्टेंस लेने की जरूरत ही नहीं है ना. समिति में कौन थे? सब थे. तो इंपॉर्टेंस डाउन होगी ना समिति की. इससे पहले इंपॉर्टेंस थी समिति की. क्यों? क्योंकि हर किसी की जो मर्जी थी, जो उनकी विश थी कि ये बनना चाहिए, उनका जो राइट था कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब उस चीज से कोई मतलब ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो अमीर हो या गरीब हो सबकी इंपॉर्टेंस हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर वोट. क्योंकि सबके वोट का वैल्यू तो सेम है, राइट? तो उस टाइम पे घर घर जाके सबको इंपॉर्टेंस दी जाती है कि नहीं दी जाती? हाँ, दी जाती है ना. और अगर ये इलेक्शन प्रोसेस ही बंद हो जाए तो हु आर यू? राइट. सो दैट हैपेंड. ये क्या था? पॉलिटिकल चेंज था फ्रॉम ऋग वैदिक पीरियड टू लेटर वैदिक पीरियड. राइट. इकोनॉमी के लिए लिखो एक दो लाइन लिखो. इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वैदिक पीरियड. बस फाइंड अप हो गया, ये वैदिक पीरियड खत्म है. ये इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वैदिक पीरियड. In the early Vedic period, the society was agrarian society. But in later Vedic period, various cities were developed. And trade become the major activity of the economy. Right? Full stop. ठीक, ये कंप्लीट हुआ आपका. Now, next topic is महाजनपदास. लिखो महाजनपदास. अभी नहीं, उसके अलग से क्लास होंगी ना तब. अदरवाइज ये सेशन फिर लॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स जो जरूरी हैं, आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलो. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज महा जनपद. राइट. महा जनपद. Jan means the tribal people, the Vedic people, right? Pad, हाँ, रास्ता. रास्ता वो पथ होता है, पथ, पद. It could be position और right, right, है ना? अच्छा, अब इसका मतलब समझो. In early Vedic period,
जन वैदिक पीपल, राइट, इनकी इंपॉर्टेंस क्या थी? वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्ली वैदिक. They were enjoying equal rights, right? Equal rights, and these janas were showing their gratitude by offerings to king, right? And that offering was known as bali, right? अच्छा, in later Vedic period change क्या हुआ? That means part of earning, right? अब इसका फर्क समझो. एक तो वो जहां पर जो जन है वो अपनी इच्छा से, ठीक है, ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, है ना, ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए जो कुछ भी उनकी अर्निंग है उसमें से कुछ वो अपनी मर्जी से ऑफर कर रहे हैं टू शो द ग्रेटिट्यूड. अब क्या हुआ? अब किंग ने क्या बोला? बिकॉज आई एम हैविंग द राइट ओवर यू, ठीक है, आई एम द किंग, राइट. सो नाउ अब आप अपनी मर्जी से कुछ ऑफरिंग नहीं दोगे, क्योंकि मैंने आप सबकी प्रोटेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, राइट. आई एम प्रोवाइडिंग यू द सेफ एनवायरमेंट, a positive environment for progress, for trade and for everything. So now it is compulsory कि आप जो भी अर्न कर रहे हैं उसका एक पार्ट वो आप पे करेंगे मुझे. अभी आपकी चॉइस नहीं है. Now you will have to pay a part of your earning, राइट. अब ये क्या बन गया? मैंडेटरी बन गया. पहले क्या था? अपनी विल पे था. देना है, कोई ऑफर, कुछ ऑफरिंग्स करनी है तो ठीक है, ग्रेटिट्यूड शो करना है तो ठीक है, ठीक, अदरवाइज नहीं. बट नाउ इट बिकम कंपल्सरी, मैंडेटरी, ठीक है. यहां तक तो बात ठीक थी, क्योंकि अभी तक पे कौन कर रहा है? जन, राइट. नाउ दैट जन कन्वर्टेड इनटू जनपद इन लेटर वैदिक पीरियड. इन लेटर वैदिक पापा लिख दिया. एक्चुअली ये हुआ, इसके पीछे रीजन ये है, बैक ऑफ द माइंड सच में पापा चल रहे थे मेरे, ठीक है, तो बाय मिस्टेक बोर्ड पे भी पापा आ गए, ठीक है. जनपद, जनपद कैसे बने? ठीक है, कैसे बने? सी, अभी इन्होंने क्या कहा? आई एम हैविंग राइट ओवर यू, सो वट एवर यू आर अर्निंग यू विल हैव टू पे अ पार्ट ऑफ इट. बट नाउ because I am acquiring more and more land, more and more resources for your growth, for your progress. So now I am not just having right over you only. Now I am having right over that territory. मतलब अब जिस भी रिसोर्स से आप अर्न कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड हो, पास्चर लैंड हो, आपकी कोई कंपनी हो, वर्कशॉप हो, जो कुछ भी हो, जितने एरिया में मेरे जन रहते हैं
ठीक है, जितने एरिया में जितनी भी टेरिटरी है, ठीक है, जहां पे मेरे ट्राइब के लोग रह रहे हैं, उस पूरी टेरिटरी के ऊपर अब राइट किसका हो गया? मतलब अभी तक सिर्फ किन के ऊपर राइट था अर्ली वैदिक पीरियड में? लोगों पर था। अब राइट किसके ऊपर हो गया? उस रीजन पे भी राइट हो गया। टेरिटरी, समझ गए? फॉर एग्जाम्पल जैसे बाउंड्रीज डिसाइडेड है, ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये उत्तर प्रदेश है, राइट? ऐसे ही टेरिटरीज डिसाइड हो गई, और जैसे ही टेरिटरीज के ऊपर राइट आया किसका? किंग का, तो ये क्या बन गया? जन से जनपद। नाउ जैसे ही जनपद हुआ, जनपद दैट मींस राइट ओवर द रिसोर्सेस, जिस भी तरीके के रिसोर्स हैं, मेटल है, रिवर है, वेजिटेशन है, सारे के सारे रिसोर्सेज भी अब किसके हो गए? किंग के हो गए। ठीक है, अब जैसे रिसोर्सेज भी उसके हो गए तो और ज्यादा टैक्सेशन आने लगा। जैसे ही टैक्सेशन ज्यादा हुआ तो क्या हुआ? इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा इंप्रूव हुई। इकोनॉमिक कंडीशन और ज्यादा इंप्रूव हुई तो क्या किया उन्होंने? अपनी पावर और ज्यादा रेज की। एक दो जनपद जो नेबरिंग जो जनपद थे उन पे अटैक कर दिया। नेबरिंग जनपद को जब उन्होंने अटैक किया, एंड व्हेन दे अक्वायर्ड देम, राइट, सो नाउ दैट जनपद बिकम ग्रेटर और लार्जर देन द अदर वंस। सो ये जनपद क्या हुआ? महाजनपद बन गया। सो जन से जनपद और जनपद से महाजनपद। बार बार नहीं लिखूंगी, गलत, ठीक है। सो जन से जनपद और जनपद से महाजनपद, राइट। सो अकॉर्डिंग टू the literary sources, various literary sources during that time period, in the entire Indian subcontinent, there were total 16 Mahajanpadas. How many Mahajanpadas were there? 16 Mahajanpadas were there, right? थोड़े से नोट्स लिखो, फिर मैप बनाते हैं। चलो 10 मिनट में महाजनपद खत्म हो जाएगा, लिखो। देखो यहां से महाजनपदास, महाजनपद, in early Vedic period, the importance was given to Jan, but in later Vedic period, the king imposed his right over the territories also. So Jan become Janpad. Among these Janpadas, some were very powerful. They acquired the territories of others. They acquired the territories of others and become Mahajanpadas.
according to next line, next line, according to various literary sources, there were 16 Mahajanpadas in Indian subcontinent during 600 BCE. राइट, अब 16 महाजनपदास के नाम लिखो, पहले एक लिस्ट बनाओ, किस किस को याद है बताओ, हाँ जितने याद है उतने बताओ। हम्म 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 कंबोज बता दिया। हम्म 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 और बताओ बताओ। हम्म 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 हाँ, अशक या अश्मक। नहीं, दो नाम है उसके, अशक और अश्मक। हाँ हाँ मत्स्यनगर, चलो लिखो। काम्बोज, गांधार, सीक्वेंस में लिखते चलना, काम्बोज, गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, हाँ मत्स्य अलग है, मत्स्यनगर इज डिफरेंट इन राजस्थान। तो 16 महाजनपदास में काम्बोज, देन गांधार, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, वज्जी अंग, मगध, सूरसेन, मत्स्य, मत्स्य, अवंती, वत्स, वत्स VATSA, वत्स, चेदी, CHEDI, चेदी, असक, ASSAKA, असक, और ऑब्लिक में अस्मक, असक और अस्मक। अब बताओ नाम कौन कौन से हैं, जल्दी बताओ। एक रह गया, काशी, वाराणसी। सिक्सटीन हो गए, चलो ठीक है। अब बनाओ इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप।
मैप ड्रॉ करो। देखो, कंबोज, गांधार, the capital of Cambodge was पुंछ और राजपुरा। राजपुरा। Cambodge, the capital of Cambodge was राजपुरा और पुंछ। बट यही मेन है, इसी को ज्यादा मेन, इसको रखना मेन, राजपुरा, राइट। गांधार, द कैपिटल ऑफ गांधार वाज तक्षशिला। देन कुरु, पांचाल, कुरु, देन पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, ब्रजी। हाँ, कुरु, ये हो गया 3। 4 नंबर पांचाल, कौशल, मल्ल, वज्जी, अंग, मगध, काशी, इनकी टेरिटरीज देखो, अभी हमने इंडियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग लिया है, राइट। ये कहां तक है? नेपाल तक, ठीक है। रीजन इनका नेपाल तक पहुंच जाएगा। टेन हो गए यहां तक, ठीक है। कुरु, पांचाल। अब वहां देखो, मैप में देखो और मुझे नाम बताओ। कुरु के बाद ये पांचाल, पांचाल के बाद कौशल, देन मल्ल, वज्जी, also known as ब्रजी, देन अंग, मगध एंड, अच्छा वो तो बोला ही नहीं मैंने, काशी। काशी, ठीक है, हुआ इतना। चलो अब इनकी कैपिटल्स। कुरु, बताओ अनिकेता। इंद्रप्रस्थ, समझ आया कुछ? ये पूरा ये एरिया आता है, ठीक है, इंक्लूडिंग दिल्ली। दिल्ली वाज नोन एज इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पांचाल, अहि क्षत्र, and second capital of Panchal was Kampilya. Kampilya, Ahikshatra and Kampilya. Kausal, the capital of Kausal
हाँ, श्रावस्ती लिखो, श्रावस्ती। कैपिटल्स के नाम साथ साथ में लिखते चलो। मैच ऑफ द फॉलोइंग में यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बनता है। श्रावस्ती। द कैपिटल ऑफ मल, कुशीनगर और ऑल्सो नोन एज कुशीनारा। कुशीनगर और कुशीनारा। द कैपिटल ऑफ वज्जी, वैशाली। द कैपिटल ऑफ अंग, प्रियंका बताओ। हाँ, चंपा। द कैपिटल ऑफ अंग, चंपा। मगध, देयर वर 2 कैपिटल्स, राजगृही राजगृह और राजगिरी भी बोलते थे इसको, ठीक है। राजगृह और राजगिर। गिर मीन्स हिल, पर्वत, गिर। राजगृही एंड द सेकंड कैपिटल ऑफ मगध वाज पाटलिपुत्र। देन काशी, द कैपिटल ऑफ काशी, वाराणसी। अब बाकी लिखो। अब देखो, यहाँ पे 2 नाम है, ठीक है। एक यूपी में है, ठीक है, दैट इज सूरसेन, मथुरा, राइट। एंड अनदर वन इज इन राजस्थान, मत्स्य। मत्स्य मतलब जयपुर, राइट। सो नंबर 12, so number 11 Sursena, and the capital was Aniketa. Capital of Sursen, Mathura, and Matsya, Viratnagar. So capital of Sursen, Mathura, Matsyanagar, मत्स्य, विराटनगर। मत्स्यनगर जो है ये जयपुर का पुराना नाम, ठीक। मत्स्य, जयपुर, अलवर, ये वाला जो रीजन है इनके पुराने पुराने नाम, ठीक है। अच्छा, ये हो गए। देन इन मध्य प्रदेश, अवंती, टू कैपिटल्स, अवंती की 2 कैपिटल्स थी। कौन कौन सी थी? उज्जैनी एंड माहिष्मती। नदर्न कैपिटल वाज नदर्न, उज्जैनी एंड देन माहिष्मती। ये माहिष्मती वही है जो आप सोच रहे हो। मूवी याद आई? कौन से? हाँ, बाहुबली ना। हाँ। नंबर 13, देन नंबर 4, sorry, 14 and 15. Number 14 is Vats, then Chedi, and number 16 Asak or Asmak. So the capital of Vats was good, Kaushambi.
द कैपिटल ऑफ चेदी, तुम्हारे पुराने नोट्स कहाँ हैं प्रियंका? लीजिए, मैं उनको साथ में कैरी किया करो तो रिवीजन होता रहेगा, ठीक है? हाँ, बताओ। शुक्तिमती, शुक्तिमती मेन है, इसको याद रखना, शुक्तिमती। एंड कैपिटल ऑफ अश्मक और असक इज पोटन, पी है ये, पी, POTAN, पोटन। ठीक है, चलो अब एक बार ये 16 महाजनपद के नाम और इनकी कैपिटल फटाफट से रिवाइज करो, बोर्ड पे लिखा है, जल्दी। ये महाराष्ट्र, ये कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र। चलो, फ्रॉम नंबर 1, काम्बोज, कैपिटल राजपुरा, गांधार, तक्षशिला, सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइट, very important location, Takshila, Gandhar, Takshila. Why that Takshila, that place was that much popular in ancient time? Takshila was trade, yes. From the trade perspective, Takshila was near the trade route of old Silk route. पास में था तक्षशिला, ठीक है? ट्रेड के अलावा तक्षशिला was the center of education and knowledge. Takshila University was there. Takshila University. Takshila, Gandhar was also the center of art, sculpture. Gandhar art, sculptures. Right? So, Takshila is very much important. Third one is Kuru, and the capital was Indraprasth. Kuru कौन थे? कुरु और इंद्रप्रस्थ रिकॉल करो फटाफट। कुरु, पांचाल किस टाइम के हैं ये? याद आ रहा है कुछ? पांचाल, पांचाल बताओ, पांचाल से कौन था? कौन था या कौन थी? पांचाली। महाभारत टाइम से। यस यस, पांचाली, जिनको द्रौपदी नाम भी दिया गया, द्रौपदी और पांचाली। कुरु, कैपिटल ऑफ कुरु इज वाज इंद्रप्रस्थ। देन पांचाल, दो कैपिटल्स थी, अहिच्छत्र एंड कामपिल्य, ये उसी टाइम का है ये सब। देन कौशल, द कैपिटल ऑफ कौशल वाज श्रावस्ती। कैपिटल ऑफ मल्ल कुशीनगर और कुशीनारा, एक ही है ये, ठीक है? वज्जी, वैशाली, द कैपिटल ऑफ वज्जी वाज वैशाली। अंग, चंपा, मगध, राजगिरी एंड पाटलिपुत्र। काशी, वाराणसी। देन सुरसेन, मथुरा। मत्स्य, विराटनगर, मत्स्य विराटनगर। अवंती, उज्जैनी एंड महिष्मति। देन वत्स, कौशाम्बी, चेदी, शुक्तिमती एंड अश्मक और अशक, पोटन। क्लियर? चलो अब लोकेशन यहां पे बताओ। ये काम्बोज, गांधार, कुरु, पांचाल, और ये यूपी में, वेस्टर्न यूपी, कौशल, कौशल नरेश। चलो, ये मल्ल, वज्जी, ये अंग, मगध, काशी, वत्स, चेदी, सूरसेन,
मत्स्य, अवंती, अस्मक। क्लियर? याद हुआ? हाँ, हो गया याद? अभी होगा, होगा अभी। अब बताओ, और नोट्स में कोई नहीं देखेगा, क्लोज योर नोट्स, क्योंकि महाजनपद खत्म हो गया, कुछ नहीं पढ़ना इसमें हमें ज्यादा, एनसीईआरटी है ना। थोड़ा रेफरेंस हम रखेंगे, वी विल डिस्कस मगध इन द नेक्स्ट क्लास, मगध एंड देन मॉडर्न एम्पायर, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर है वो। अभी हमने ये ओल्ड एनसीईआरटी का चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है? तो बताओ, बंद करो नोट्स। हाँ, द कैपिटल ऑफ पांचाल, क्विक आंसर बताओ, कैपिटल ऑफ पांचाल किसको याद है? अहिशत्र एंड काम्पिल्य। गांधार, तक्षशिला। काम्बोज, हाँ, राजगृह नहीं, राजपुरा। मगध, अब थोड़ी देर तुम नहीं बोलोगे, ठीक है? हाँ, मगध, राजगृह और पाटलिपुत्र। अंग, प्रियंका सोचो, यही थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था। चंपा, अंग चंपा। वत्स, कौशाम्बी। चेदी, शुक्तिमती। काशी, वाराणसी। अवंती, एमपी में है, एंड अवंती हैड 2 कैपिटल्स, माहेशमती एंड उज्जैनी, महाकालेश्वर। उज्जैनी एंड माहेशमती। असक और अश्मक, पोटन। क्लियर? सूरसेन, मथुरा। मत्स्य, मत्स्य राजस्थान, विराटनगर, विराटनगर। कुरु, इंद्रप्रस्थ। अच्छा, एक बार ये 16 रिवाइज हो गई, हो गई? चलो एक बार फिर से। काम्बोज, इस बार आंसर क्विक आना चाहिए, ऑनलाइन से भी आंसर आना चाहिए। काम्बोज, राजपुरा। गांधार, मैं देखती हूँ ऑनलाइन वाले जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑफलाइन वाले थोड़ा सा कंपटीशन करते हैं। चलो, कुरु, ऑनलाइन वाले। इंद्रप्रस्थ। हाँ, पांचाल, अहिशत्र काम्पिल्य। अहिशत्रन काम्पिल्य। कौशल, श्रावस्ती। श्रावस्ती। नहीं, चीट, तुम देख रहे हो उनको? अच्छा अच्छा भाई, मत नोट्स में मत देखना, ठीक है? वरना देखो जीत के भी हार जाओगे, ठीक है? चलो मैम नेक्स्ट। देख के बोलेंगे तो हमें क्या बेनिफिट? क्या बेनिफिट? वेरी गुड। चलो, कौशल के बाद मल्ल, बताओ। मल्ल। बताओ। वज्जी, अंग, मगध, चंपा। मगध, राजगीर एंड पाटलिपुत्र। राजगृह एंड पाटलिपुत्र। सूरसेन, मत्स्य, विराटनगर। वेरी गुड, विराटनगर। असक, कोटन। वत्स, वत्स, वत्स। क्वेश्चन, वो मत्स्य है, वो मत्स्य है, मत्स्य इन राजस्थान, ये वत्स है, वत्स, VATS, वत्स। चेदी, चेदी, शुक्तिमती। वेरी गुड,
देखो ऑनलाइन वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है, बता रही हूँ, ज्यादा ध्यान से क्लास अटेंड कर। नहीं, अब फिर तुम एग्जाम तो तुम्हें तुम्हारा देख खुद देना है ना। अच्छा चलो, इस बार मैं कैपिटल का नेम बोलूंगी एंड यू विल हैव टू आइडेंटिफाई द महाजनपद, राइट। अहिछत्र, ये तो और डिफिकल्ट हो गया। जल्दी बोलो, अहिछत्र। पांचाल। वेरी गुड। राजगृही, फोकस मगध। फोकस। मगध। वैशाली, वज्जी, ठीक है। इंद्रप्रस्थ, कुरु, वेरी गुड। अच्छा, तक्षशिला, गांधार। इस बार ऑफलाइन वालों ने बता दिया भाई। चलो नेक्स्ट है कौशाम्बी, चंपा, उज्जैनी, अवंती, वेरी गुड। कोटन, अवस्था, ये इसको एक ही याद है और उसमें भी टाइम लगाता है। अच्छा, कामपिल्ले, मैम थोड़ी है पांचाल। अच्छा ठीक है। श्रावस्ती, श्रावस्ती, याद करो। कौशल। सुरसेन, कौशल, वेरी गुड। अच्छा, और क्या बच गया? हो गए कंप्लीट सारे? हाँ, मथुरा, विराटनगर। अब तुम्हें नहीं याद दिलाया ना यश, बताओ। विराटनगर वाज द कैपिटल मत्स्य मैम, मत्स्य, वेरी गुड। चलो, वेरी गुड। अच्छा चलो, अब आप में से कौन ऐसा जिसको 16 महाजनपद विद देयर कैपिटल्स याद हैं, एक्सेप्ट अनिकेता? हाँ, ट्राई करो। कितने महाजनपद विद देयर कैपिटल्स आपको याद है? जल्दी जल्दी, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। विद इन 5 याद हुए। तुम्हें कितनी याद है? 2 याद है? इतनी मैंने मेहनत की, उसके बाद ये 2 याद हुई। चलो तुम्हें शुरू करो, बताओ कौन कौन सी 2 याद है। और मोर देन 2 बताना पड़ेगा। चलो ट्राई टू रिकॉल, फटाफट। मैप याद करो। पहला नाम बताने में भी इतना टाइम लग रहा है, अभी कह रहे 2 याद है। महाजनपद देन देयर कैपिटल, पहले महाजनपद का नाम बोलो, फिर उसके कैपिटल बोलो। हाँ, गांधार। तो कैपिटल का नाम बताओ। तक्षशिला। देन उनको मत देखो, बोलो जल्दी। अशक, पोटन, ओके। देन अच्छा, एक स्टूडेंट ऑफलाइन से, फिर नेक्स्ट राउंड में मतलब एक स्टूडेंट ऑनलाइन से, ठीक है। मैं देखती हूँ। अब देखो यहाँ तो ये कैंडिडेट तो आपका गया, सिर्फ 2 ही बता के चुप हो गए, ठीक है। ट्राई करो, 1-2 नाम और बता दो। हाँ तो विराटनगर किसकी कैपिटल थी? जल्दी। मत्स्य, ठीक है, 3 हो गए। काउंट करो भाई, कैंडिडेट है आपका ऑफलाइन क्लास। यस, देन कुरु, इंद्रप्रस्थ। हाँ, हेल्प नहीं करनी। चलो ऑनलाइन में से बताओ, कौन स्टूडेंट, कौन बताएगा नेम ऑफ द महाजनपदास एंड देयर कैपिटल्स? मैम कंबोज, काम्बोज, राजपुरा या पोंट, ओके, गंधार, तक्षशिला, वेरी गुड। कैसे मैम, अंग, चंपा, काशी, वाराणसी, यस, मगध, राजगृह या राजगीर या पाटलिपुत्रा, गुड, उज्जैन का अवंती या महेश्वती, वेरी गुड। अस्क का हो जाएगा अवंती आपका का मैम। उज्जैनी या माहिष्मती? यस मैम, और अस्क का हो जाएगा पोतन। यस, और मैम बस मैम इतना ही याद है। इतना ही है, ओके, बट गुड गुड।
है ना? थैंक यू मैम। क्लैप करो भाई, इतनी ज्यादा बता दिए। चलो, किसी और को इतनी महाजनपद याद है? विद्या कैपिटल्स, प्रियंका ट्राई करोगी? हाँ यश, हाँ अभी यश तो तुम्हारा ही नाम है, बोलो। हाँ और कुरु, हाँ चंद्रप्रभ, हाँ काशी, वाराणसी, हम्म मगध का है पाटलिपुत्र हम्म। और अवंती, उज्जैन, पाटलिपुत्र के साथ एक और थी, राजगृही। हाँ अवंती का है उज्जैनी और माहिष्मती, और वो लास्ट में जो है अक्षता, क्या है इसका पोता है, इसका फेवरेट क्या होता है, अश्मा, हाँ, अश्मक और असक। और मैम हाँ तुलसीना का मतलब, और एक राजनगर मत से। एक चंपारण। अब एक थोड़ी, चंपा तो पता नहीं कितनी होंगी, एक चंपा है, ऐसे कौन बताता है? इनका ज्यादा होता है कि नहीं, उनसे ज्यादा तो आपने हेल्प लेके बताई है। चलो, आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है? महाजनपदस completed, and then from in the next class we will discuss the earliest empire of Indian subcontinent, मौर्य। ठीक है? हाँ हाँ, उसको भी समझाएंगे, ठीक है? सो कल मगध, ठीक है, मगध महाजनपद एंड देन मौर्य, ठीक है? चलो, ओके, ये सारे याद कर लेना। ओके।